हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए। अगर हम बोर्ड की बात करें तो कोई भी बोर्ड हो सकता है। बोर्ड हमारे यहाँ पे CBSE, ISC और यूपी, तीनों बोर्ड अलग अलग तरीके से अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो कॉमन रहेगा सभी भी बोर्ड के लिए, जितने भी बोर्ड हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स 2 टाइप का होता है। टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो की अगर बात करें तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या इंडिविजुअल। मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो का मतलब यहाँ पे है एग्रीगेट। ठीक, दोनों हमारे इकोनॉमिक्स के ब्रांच हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। क्लास 11th में CBSE ने फॉलो किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स और 12th में फॉलो कर रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ISC की अगर हम बात करें तो ISC क्लास 12th में माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों को एक साथ लेकर के चलता है। सेम यूपी भी CBSE को ही फॉलो करता है। तो जहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो किसी भी बोर्ड का हो, सबके लिए कॉमन है और सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो एंड मैक्रो, यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेवल पर, एक पर्टिकुलर लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर या स्मॉल लेवल पर इकोनॉमिक के जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। मैक्रो का सेंस यहाँ पे एग्रीगेट है, लाइक होल इकोनॉमी को हमें एक साथ लेकर के चलना, किसी पर्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल के प्रॉब्लम को नहीं। लाइक अगर हम बात करते हैं माइक्रो की तो माइक्रो में हमने कवर किया था चैप्टर डिमांड, चैप्टर सप्लाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। तो ये सारी चीज़ हमने पर्टिकुलर लेवल पर पढ़ा था। माइक्रो में हमने पढ़ा था डिमांड, तो वहाँ पे डिमांड हमने किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या प्रोडक्ट को लेकर के ही पढ़ा था वहाँ पे। ठीक, वो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती थी। लाइक अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तो एक मार्कर की अगर हम बात करते हैं और इसकी डिमांड की बात अगर हम करते हैं तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी हो गई। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड डिटरमाइन कर रहे होते हैं, मेजर कर रहे होते हैं, तो माइक्रो होता है। लेकिन अगर मैक्रो में डिमांड की बात करें तो पूरे इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, अगर उनकी डिमांड मेजर की जाए तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। माइक्रो मैक्रो, मैक्रो का मतलब हो गया किसी एक पर्टिकुलर नहीं। लाइक अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो मैक्रो के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं या सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, हम कह सकते हैं नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीज़ें हम मैक्रो में स्टडी करते हैं और माइक्रो में हम पर्टिकुलर लेवल पर। तो ये हमारा डिफरेंस है। ये डिफरेंस अभी भी कभी कभी पूछा जाता है, बट कुछ टाइम पहले हर साल पूछा जाता था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो आज चांसेस कम क्यों हो गए, क्योंकि माइक्रो को CBSE ने अलग कर दिया है, मैक्रो को अलग कर दिया। माइक्रो 11th में और मैक्रो 12th में। 12th में मैक्रो के साथ हम पढ़ते हैं नेशनल इंडियन इकोनॉमी। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी बोर्ड के लिए। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम।
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करना, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आय की, कि पूरे इकोनॉमी की इनकम हमारी कितनी है। तो जब भी इनकम की मेजरमेंट की बात की जाती है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिटरमाइन किया जाता है। लाइक हम कह सकते हैं कि एक साल में। अगर हम आगे बात करें कि जो हमारी नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय भारत की 2025 और 26 में कितनी होगी, तो अब उनके अलग अलग हमारे मेथड दिए गए हैं। उन मेथड को हम फॉलो करते हुए हम किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम को कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो अगर इनकम की नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो इनकम जनरली 2 टाइप के होते हैं। डोमेस्टिक इनकम और दूसरा नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम फॉर्मूलेट में कैसे हम यूज करते हैं? डोमेस्टिक इनकम हमारा होता है NDPFC और वही नेशनल इनकम हमारा होता है NNPFC। अब नेशनल इनकम के भी 4 एग्रीगेट्स हैं और डोमेस्टिक के भी टोटल 4 हैं, जो चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है। अब ये आपका फैक्टर कॉस्ट है, यही आपका मार्केट प्राइस पे भी हो सकता है, ये आपका नेट है और ये आपका ग्रॉस हो सकता है। तो 4 तरीके के डोमेस्टिक इनकम हमारे होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसी तरीके से सेम नेशनल इनकम में भी है। तो टोटल नेशनल इनकम में एग्रीगेट्स जो हम पढ़ रहे हैं वो टोटल 8 टाइप के हैं, 4 डोमेस्टिक इनकम एंड 4 नेशनल इनकम। तो 3rd चैप्टर में कन्वर्जन आपने सीखा है कि ग्रॉस से नेट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे, या डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका डिस्कस हम अगले क्लास में कर लेंगे। अभी तो हमारा मेन मोटिव है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि टोटल मेथड हमारे कितने हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तो मेथड देखते हैं यहाँ पर। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टोटल कितने मेथड हैं? नेशनल इनकम को हम एब्रीवेट में यूज करते हैं वाई, ये हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक। और यहाँ पर हम NNPFC से इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, NNPFC। अब बात करते हैं मेथड की, तो टोटल हमारे सिलेबस में हमारे पास 3 मेथड दिए गए हैं, जिसको फॉलो करते हुए हम किसी भी कंट्री के राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना या हम कैलकुलेशन वैल्यूएशन करते हैं। तो जो पहला मेथड है वो है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड बहुत इजी है, जो बच्चे अकाउंट्स के हैं, कॉमर्स के लिए है, उनको सिर्फ इतना जानना है कि वैल्यू एडेड का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, वही प्रॉफिट यहाँ पे आपकी जीडीपी है। यानी मान लेते हैं कि ये मार्कर 10 रुपये में अगर हमने खरीदा है और इसमें कुछ यूटिलिटी ऐड कर दी है और उसको 15 में बेचा है, तो हमने वैल्यू कितना ऐड किया? 5 रुपये। इसी तरीके से पूरे इकोनॉमी में जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं वो पहले रॉ मटेरियल होते हैं, फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके ही उसके वैल्यूएशन को इंक्रीज किया जाता है, और जितना वैल्यू ऐड किया जाता है वही वैल्यू तो दूसरे से चार्ज किया जाता है, एज अ प्रॉफिट कह सकते हैं। तो कॉस्ट में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो वो सारी चीज़ें
तो प्रॉफिट वैल्यूशन, तो वैल्यू जितना हमने ऐड किया है उसको हम ऐड कर ले तो जीडीपी आ जाएगा। और दूसरा जो मेथड यहाँ पर है हमारा वो है इनकम मेथड। इनकम मेथड यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा है एक्सपेंडिचर, यानी तीसरा जो मेथड हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड है। अब अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो पूरे इकोनॉमी में जितना इनकम होता है उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे दो सेक्टर को लिया जाता है, एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म, इंडस्ट्री। तो जो फर्म है, इंडस्ट्री है, वही तो इनकम को जनरेट करती है। इंडस्ट्री को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। उसके बदले में इंडस्ट्री हमें क्या प्रोवाइड करती है, फैक्टर पेमेंट। तो जो फैक्टर पेमेंट इंडस्ट्री का होता है वो उनके लिए हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर होता है, बट वही हमारे लिए हाउस होल्ड के लिए इनकम होता है। तो फैक्टर्स इनकम को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो इनकम मेथड, और एक्सपेंडिचर हम उस इनकम को जो हमने अर्न किया है किसके थ्रू, अपने फैक्टर्स को दे करके, किसको, इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री एक तरफ हमारे फैक्टर्स को लेती है, रॉ मटेरियल्स को कह सकते हैं लेती है हमसे, हाउस होल्ड से लेबर लेती है, कैपिटल लेती है, तो दूसरी तरफ वो गुड्स प्रोड्यूस करके हमें वापस सेल कर देती है। तो फिर हमारा जो इनकम अब तक था वो फिर इंडस्ट्री के पास चला गया, तो वो हमारा इनकम में एक्सपेंस में बदल गया। तो दोनों कहीं ना कहीं सेम है, ठीक। तो दोनों मेथड, तीनों मेथड से जो आंसर आने वाला है वो सेम है, तीनों मेथड से सेम आंसर आएगा। तो अभी हम वन बाय वन मेथड को फॉलो करते हुए हम सीखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो पहला मेथड हम यहाँ पर लेते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड, ठीक। तो पहला मेथड यहाँ पर हम लेंगे इनकम मेथड। बहुत इजी मेथड है, आप आराम से बहुत ध्यान लगा करके समझिएगा, तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही आपको हम यहाँ याद करा देंगे। अभी अब इनकम मेथड में अभी हमने क्या कहा कि हमें क्या लेना है, फैक्टर्स इनकम। कौन सा इनकम हमें यहाँ पे लेना है, फैक्टर्स इनकम। और ऐसा कोई इनकम बताओ कि जो आपको इनकम कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्टर से ही इनकम आ रहा है। अगर फैक्टर्स इनकम की बात करें हम, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। किसकी बात कर लेते हैं, फैक्टर्स की। किस चीज़ के फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की, यानी किसी भी गुड्स या सर्विसेज का जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, किसको यूज करके, यूटिलाइज करके, कंज्यूम करके करते हैं। तो फैक्टर्स हमारे हैं, टोटल आपने पढ़ा है, फैक्टर्स हैं आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर। टोटल 4 फैक्टर हैं। अब 4 फैक्टर में एक फैक्टर आपका है लेबर, और बाकी टोटल फैक्टर आपके बचे हैं 3 अलग। अब लेबर को हमने अलग क्यों किया, या इसको हम अलग ही लिख देते हैं, तो चीज़ें अभी यहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी कि एक्चुअल में रटना अलग होता है बट समझना अलग है कि एक्चुअल में क्या होता है। जब हम लिखते हैं COE, OS और मिक्स इनकम, रट तो लेते हैं बट समझ नहीं आता, तो वहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे दे देते हैं जो आपको लगता है कि अब ये क्या होगा। तो पहले समझना है हमें, फैक्टर्स इनकम को समझना है। फैक्टर्स इनकम समझने से पहले फैक्टर्स को समझना है। तो अभी हमने कहा कि लेबर को आप अलग कर दीजिए, बाकी फैक्टर रिमेनिंग कितने बचे, 3। वो 3 फैक्टर क्या हैं, कैपिटल है, फिर फैक्टर्स आपके क्या हैं, लैंड है, और फिर फैक्टर आपके क्या हैं, तो वो है इंटरप्राइजेस। टोटल 4 फैक्टर। अब ये बताइए कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को लेबर देते हैं तो हमें इंडस्ट्री उसके बदले में क्या देता है भाई। अगर पूरे इकोनॉमी में बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉयर के अंडर में करते हैं, तो उनको क्या मिलता है, तो उनको जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं COE, यानी
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये किस फॉर्म में हो सकता है? तो ये सैलरी हो सकती है, ये वेजेज हो सकता है, ये अदर काइंड्स में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्म सैलरी ही दे, कैश में दे, आपको रहने के लिए भी मकान दे सकती है, आपको मेडिसिन सर्विस दे सकती है। तो जो कुछ भी किसी भी फॉर्म में एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दिया जाए वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, लाइक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड। दूसरा आप बात करते हैं कितने फैक्टर्स हमारे बचे? 3। तो लेबर को हमने अलग इसलिए किया क्योंकि जब आप फार्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां पे आता सीओई। तो सीओई में हमें वही आइटम्स डालने हैं जो हमें मिल रहे हों किसकी तरफ से? इंडस्ट्री की तरफ से, लेबर को। अब कैपिटल की बात करें, अगर हम कैपिटल किसी भी इंडस्ट्री या फर्म को देते हैं तो उसके बदले में हमें क्या प्रोवाइड करता है? वो है इंटरेस्ट। लैंड की अगर बात करें तो लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है? रेंट एंड रॉयल्टी। और इंटरप्राइजेस को फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो बच जाता है, यानी टोटल इनकम जो उन्होंने जनरेट किया उसमें से कुछ दे दिया लेबर को, कुछ दे दिया कैपिटल ओनर को, कुछ दे दिया लैंड ओनर को। जो बच गया वो किसका हुआ? जिन्होंने ये चीज़ों को अरेंज किया, जिन्होंने गुड्स एंड कमोडिटी को प्रोड्यूस किया। तो मेन काम तो इन्हीं का है। ऐसे आप देखिए तो पूरे इकोनॉमी में सब कुछ फ्लो हो रहा है भाई, लेबर भी घूम रहे हैं, कैपिटल भी रखा हुआ है, लैंड भी है, तो प्रोडक्शन हो जाना चाहिए। बट मेन क्या है? अरेंजमेंट। तो इनको प्रॉफिट चाहिए। अब देखो यहाँ पे अब आपको बात समझ में आई कि अगर लैंड को, लेबर को अलग करते हैं तो बचेगा क्या? कैपिटल, लैंड और इंटरप्राइजेस। अब इसमें इंटरेस्ट, रेंट एंड रॉयल्टी और प्रॉफिट, इन तीनों को अगर आप ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? इनको बोलते हैं ओएस। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ऑपरेशन में जो सरप्लस हुआ है उसी सरप्लस को तो बांटा गया है। कैपिटल ओनर को इंटरेस्ट दिया, लैंड ओनर को रेंट दिया, रॉयल्टी दिया, बच गया इंटरप्राइजेस, लेबर को हमने अलग रख दिया है। ठीक, तो ये आपके आगे यहाँ पे देखा फैक्टर्स, इन्हीं है फैक्टर्स इनकम। तीसरी चीज आती है कि हो सकता है यहाँ पे क्या हुआ है कि सब अलग अलग हैं। अब यही बात करें कि हम हैं, मान लेते हैं इंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे हमने देखा कि लैंड भी हमारा ही है, अपना ही लैंड, और कैपिटल भी हमारी है, और हम खुद अपना मेहनत भी कर रहे हैं। तो जब सब कुछ हम ही कर रहे हैं तो वो इनकम हमें किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो वो इन सब इनकम को एक साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मिक्स इनकम। यानी मिक्स इनकम को हम कहते हैं इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो सब कुछ अपना ही चीज एम्प्लॉय करते हैं एक जगह पे और प्रोड्यूस करते हैं। तो अब बात आती है इनकम मेथड में। आपको अब चीजें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक, इनकम मेथड में अगर हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो हम पहुंचते कहाँ पे हैं? अगर हम नेशनल इनकम फॉलो करते हैं तो हम पहुंचते हैं डायरेक्ट कहाँ पे? एनडीपीएफसी। यही हमारा बेस है। तो एनडीपीएफसी के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? तो पहला कंपोनेंट्स है सीओई, यही अभी हमने आपको बताया है। दूसरा है आपका ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस, और थर्ड है मिक्स इनकम। अब यहाँ पे समझो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अभी हमने आपको क्या बताया? वो क्या हो सकता है? सैलरी हो सकती है, क्या हो सकता है? वेजेस हो सकता है, और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज। ठीक, तो या अदर काइंड्स में भी कह सकते हैं। ठीक, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को कुछ अदर तरीके से उनको रिवार्ड या कुछ दिया जा रहा है। अब ओएस अभी हमने आपको बताया। ओएस यानी अब एक एक चीजें याद करिए कि सर कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, लैंड के बदले में रेंट एंड रॉयल्टी,
फिर आपका बचा सर इंटरप्राइजेस के बदले में प्रॉफिट। तो इन तीनों को ऐड किया गया ओएस। और मिक्स इनकम डायरेक्टली नॉर्मली दिया होता है मिक्स इनकम, अदरवाइज हमने आपको बताया है इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब एक चीज आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वो ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट आगे चल करके तीन इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं। प्रॉफिट के तीन कंपोनेंट्स हैं, उसमें क्या है, तो पहला है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉफिट का पार्ट ऐसा है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, तो वो हमने देख लिया। आगे क्या है कि कुछ प्रॉफिट का पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड, एज अ डिविडेंड, और कुछ रख लिया गया कॉरपोरेशन टैक्स। तो प्रॉफिट के टोटल आगे तीन कंपोनेंट्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉरपोरेशन टैक्स। अगर हम बात करते हैं सिर्फ प्रॉफिट दिया है आपको, इनमें से कुछ आइटम भी दिए गए हैं तो आपको इनको इग्नोर करना है, क्योंकि जब प्रॉफिट दिया गया है तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेकिन प्रॉफिट अगर ओएस में नहीं दिया गया है तो ये तीनों दिए गए तो तीनों एक साथ, दो दिए गए हैं दोनों एक साथ, अकेला दिया गया अकेला एक साथ। लेकिन अगर प्रॉफिट दिया गया है तो इनकी तरफ हमें देखना भी गुनाह है, ठीक, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट ऐड करना है। दोबारा से समझिए कि टोटल फैक्टर 4 हैं, जिसमें से लेबर को हटा दिया जाए तो 3 है। लेबर को जो कुछ फैक्टर उनके मेहनत पे इनकम मिल रही है वो कुछ इस तरीके से, सैलरी, वेजेस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज, अदर काइंड्स ऑफ रिवार्ड्स उनको मिल रहे हैं। अदर्स 3 फैक्टर जो टोटल हैं, जिसमें से इंटरेस्ट मिल रहा है, रेंट रॉयल्टी मिल रही है, प्रॉफिट। बट प्रॉफिट के आगे 3 कंपोनेंट्स हैं। तो सिंपल सा है कि अगर हमें डोमेस्टिक इनकम पहले कैलकुलेट करनी है तो COE प्लस OES प्लस MI, तीनों को अच्छे से हमने इलैबोरेट किया है। अब जब आपका आ जाएगा NDPFC, तो आपने देखा है कि सर नेशनल इनकम जो हमारा है वो है कुछ इस तरीके से NNPFC, और हम कहाँ पे पहुंचे हैं अभी, NDPFC। कैसे पहुंचे, क्या फॉलो हमने किया, तो आपने बताया सर COE प्लस OS, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। ये तो बहुत आसान है, तीनों को ऐड किया, कहाँ पे आ गए, NDPFC। लेकिन अब देखना है कि जो नेट और नेट सेम है, N और D यही आपको चेक करना है, बाकी ये सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैक्टर कॉस्ट, तो एक चीज डिफरेंस है, हमें कैलकुलेट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, बट हमने कैलकुलेट किया डोमेस्टिक। तो अब अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना तो ऐड कर देंगे हम NFIA। अभी क्या हो रहा था कि अभी हम सिर्फ अपने कंट्री के अंदर जो फैक्टर इनकम रिसीव्ड हो रहे थे, कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, उसी को हमने सिर्फ क्या किया है, ऐड किया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, वो कई सारे कंट्रीज में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी अपना फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर्स का मतलब एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, हो सकता है वो एज कैपिटल दे रहे हो, तो उनको भी जो फैक्टर इनकम मिल रहा है उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो नेशनल इनकम। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अभी हमारे कंट्री के लोग अदर कंट्रीज में हैं, तो अदर कंट्री के भी लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि सर NFIA हमने लिखा है, जिसका मतलब होता है नेट फैक्टर्स इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, तो ये कैसे आएगा नेट फैक्टर इनकम, हम सिर्फ इनकम की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा फ्रॉम -2, यानी 2 का मतलब हो गया फैक्टर पेमेंट और फ्रॉम का मतलब हो गया फैक्टर इनकम, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अदर कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्निंग कर रहे हैं, और अदर कंट्रीज के हमारे कंट्री में जो अर्न कर रहे हैं उसका डिफरेंस, तो NFIA आ जाएगा।
तो अब अगर NFI ऐड कर दिया जाए COEMI के साथ में तो आ जाएगा नेशनल इनकम। बहुत ही इजी मेथड है, सारी चीज़ें हमें भरोसा है आपको याद हो गया होगा। ठीक, 1 बाय 1 एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। टोटल 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। अभी हमने रेंडमली सिलेक्ट किया है इनकम मेथड, जिसको अभी हमने देखा कि इनकम मेथड कैलकुलेट करने कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम पर जाने के लिए किन किन रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा बेस था वो था डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम कहते हैं NDPFC। और सर यहाँ पहुँचने के लिए डायरेक्ट हमारे पास ठीक सांप सीढ़ी थी, डायरेक्ट फार्मूला था जिसको हमने पकड़ा और हम पहुँच गए यहाँ, और यहाँ से दिख रहा था हमें बहुत ही करीब नेशनल इनकम। तो NDPFC पर जाने के लिए डायरेक्ट हमने सिलेक्ट किया 3 सीढ़ियाँ COE, OS और MI। सर इनको जब हमने ऐड किया तो NDPFC और यहाँ पहुँचे तो बगल में ही दिख रहा था नेशनल इनकम, बस हमें देखना क्या था NFIA को। जब NFIA हम पे नज़र डाले तो पता चला इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड। तो फ्रॉम में से 2 माइनस किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया, और उसको हमने चिपका दिया डोमेस्टिक इनकम के साथ, तो क्या बन गया नेशनल इनकम। तो बहुत ही इजी तरीका था, बहुत ही इजी वे था। हमने कोशिश किया कि आपको बहुत कम से कम टाइम में एक मेथड अच्छे से एलिब्रेट कर पाएँ। तो आप बने रहिए अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम लेकर के आ रहे हैं दूसरा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही इजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में समझ लो कि आपका ये 6 मार्क्स पक्का है। 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ईजी है, बहुत ही छोटा कंपोनेंट्स है आपके सामने। तो चलिए अगले क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।